हेलो माय सेल्फ अमन जायसवाल। तो यार हम लोग अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें हम रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ रहे थे। तो रेजोनेंस इफेक्ट में ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दिया। आज हमारा यार रेजोनेंस का फोर्थ पार्ट है जहां पर हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आज हम देखेंगे यार कि आपको 2-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे देगा एक कंपाउंड का और फिर बोलेगा कि उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कौन से वाले ज्यादा स्टेबल है। ये आप कैसे बताओगे? स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आते हैं तो इस टॉपिक को अच्छे से देखना, प्रॉपर नोट्स बनाना इस वीडियो लेक्चर के। इसमें जो भी आपका स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डाउट है, मिसकंसेप्शन है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। वीडियो को एंड तक देखना, प्रॉपर नोट मेकिंग करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बाद यार जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर आएगा और फिर उसके बाद हम हाइपर कंजुगेशन पढ़ रहे होंगे। तो यार अगर तुमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को अच्छा लगे यार तो लाइक भी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टॉपिक को। तो मान लीजिए आपको ये कंपाउंड दिया है, राइट, CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर लोन पेयर, ठीक, एंड यहाँ पे CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस होगा? क्या इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं? तो हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कंजुगेशन दिख रहा है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा एंड हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गाइस कैसे ड्रॉ करते हैं? ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ उतरेंगे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ठीक, एंड जब ये यहाँ उतर के बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म होगा एंड ये ऑक्सीजन अपने खुद के घर से अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, राइट। तो इसका हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट विल बी लाइक दिस, CH3 सिंगल बॉन्ड हो पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक, अभी भी इस पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है ही, एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा एंड देन CH2। ये बच्चों इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, राइट। मैं आपको ऐसे दिखा दूं साइड में करके, अगर आपको ये चीज विजिबल नहीं है तो होपफुली आपको दिख रहा होगा, ठीक, कि इस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, बट अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें और इसमें, इन दोनों में कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप उसका जवाब क्या दोगे? तो जो हमारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसी को हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी एक कंपाउंड के एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दे देगा एंड पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो उसको हम कैसे डिसाइड करें? तो गाइस स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करने के लिए जो सबसे पहली चीज आप चेक करते हो दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जिन दो स्ट्रक्चर्स में, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो जो सबसे पहले प्रायोरिटी हम देते हैं किस चीज को आप सबसे पहले चेक करोगे, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ओके। सो जो सबसे पहली चीज आप चेक करते हो वो क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ये बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड्स है, ठीक, तो इसको पाई बॉन्ड मत समझ लेना कि केवल आपको पाई बॉन्ड्स देखने हैं किसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है। मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सिग्मा और पाई आपको दोनों देखने की टोटल दोनों स्ट्रक्चर में किसमें ज्यादा है, ठीक। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आप चेक करते हो। जैसे अगर मैं इस स्ट्रक्चर में बात करूं तो इसमें कितने आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स दिख रहे हैं? देखो कार्बन ने 3 बनाया है हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ 4, ठीक, और ये इस कार्बन ने 2 बनाया है हाइड्रोजन के साथ और एक इसके साथ, तो कितना हो गया? 4 3 7, ठीक, 3 1 4 बॉन्ड एंड 5 6 7 बॉन्ड आपको यहाँ दिख रहा है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर में आऊँ, इसके दूसरे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसमें अगर हम आए तो इस कार्बन ने 3 बनाया, यहाँ पे कितना है? 7 है, ठीक। यहाँ पर कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? कार्बन ने 3 बनाया है हाइड्रोजन के साथ, एक 4 ऑक्सीजन के साथ, ठीक, एंड फिर यहाँ पे 2 6 और 2 8, यहाँ पर 8 बॉन्ड्स बने, आपको दिख भी रहा था। यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ पे ज्यादा बना है, राइट। तो क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इस वजह से ये स्ट्रक्चर इससे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इसको आप ऐसे लिखो, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी किसकी? ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चों जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, राइट।
ये समझ में आता है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों है भैया, क्यों इसमें ज्यादा बॉन्ड्स बने, तो ये वाला क्यों स्टेबल है, ये वाला क्यों लेस स्टेबल है। देखो यहां से यहां आने में आपने क्या किया, यहां से यहां आने में आपने इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड बनाया, राइट, एंड इस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। यहां से यहां इस स्टेप में एक बॉन्ड बढ़ा है, तो जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है यार, तो वहां बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आपको पता होगा। जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, राइट। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था, जैसे यहाँ बॉन्ड बना तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना जिसकी वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल इसकी एनर्जी अगर 400 जूल थी, ठीक, तो इसकी एनर्जी 300 जूल होगी। क्यों? क्योंकि जो 100 जूल एनर्जी है वो रिलीज होगी इस बॉन्ड को बनने में, राइट। ये चीज समझ में आता है। हमने एक एग्जांपल लिया 400 आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इसकी एनर्जी जितनी होगी उससे कम एनर्जी होगी इसकी, ठीक, इसकी एनर्जी इससे कम होगी, एंड क्योंकि इसकी एनर्जी इससे कम होगी इस वजह से ज्यादा स्टेबल होगा। आपको पता है जब भी एनर्जी लेस होता है तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है जिस सिस्टम की एनर्जी लेस हो, ठीक। तो क्योंकि इसकी एनर्जी लेस है, इससे एनर्जी लेस क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हुई है, इसके वजह से इस स्ट्रक्चर की एनर्जी इसके कंपेयर में लेस है, एंड क्योंकि इसकी एनर्जी लेस है ये ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू दिस, ठीक। तो जो सबसे पहले आप चीज चेक करते हो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने के लिए, वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। अब कोवेलेंट बॉन्ड गिनना, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर्स, राइट। फिर अगर हमारा मान लो ये दोनों कंपाउंड्स हमारे दिए होते हैं, एंड दोनों कंपाउंड्स में दोनों जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है दोनों में सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आता है, इसमें भी उतना ही है, इसमें भी उतना ही है, तो फिर दूसरी चीज आप क्या चेक करते हैं? दूसरा ऐसा मान लो आपका केस टाई हो गया, इसमें भी 5 बॉन्ड्स हैं, इसमें भी टोटल 5 ही बॉन्ड्स हैं, तो आप दूसरी किस चीज को चेक करोगे? तो लेट्स कम टू दैट कि हम फिर अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हमारा टाई कर जाए तो हम किस चीज को चेक? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमें ये दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, राइट, और इस नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर है। तो इसका क्या, पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या इसमें रेजोनेंस होगा? तो हाँ रेजोनेंस होगा। क्यों रेजोनेंस होगा? बिकॉज यार पाई सिग्मा लोन पेयर का आपको कंजुगेशन दिख रहा है, जहां होता है कंजुगेशन वहां होता है रेजोनेंस। तो यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर का कंजुगेशन है, तो इसके अंदर रेजोनेंस होगा। कैसे होगा? ये जो दोनों लोन पेयर है ये यहाँ उतरेंगे, एंड जब ये यहाँ उतर के बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो इस कार्बन का 5 बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसकी वजह से इसको एक बॉन्ड अपना ब्रेक करना होगा, तो ये वाली बॉन्ड इस साइड ब्रेक हो जाएगी, ठीक। एंड ये क्या बनता है? CH2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सिंगल बॉन्ड CH बनेगा, डबल बॉन्ड N, ठीक, एंड इससे एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर जोड़ लो, एंड नाइट्रोजन पर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये तो आप लोग समझ गए, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एक दूसरे के। इतना समझ में आता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, आप जानते हो कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसका हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, उस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी इन दोनों के कंपेयर में बहुत लो होगी। बच्चों मैंने आपको बताई है पिछले लेक्चर में, अगर आपने पहले उसको नहीं जाकर के देखा है तो पहले उसको देख लेना, तभी ये लेक्चर अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक। कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है उसकी एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपेयर में लो होती है, तो अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊंगा तो उसकी एनर्जी जो होगी वो इससे भी लो होगी एंड इससे भी लो होगी, राइट। मगर अगर हम इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ही कंपेयर करें कि दोनों की एनर्जी हाई है, बट इन दोनों में किसकी एनर्जी लो है और कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो उसके लिए हमने आपको सबसे पहले बताया कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड चेक करते हो। जब आपका वो मामला टाई हो जाता है तो फिर आप क्या चीज चेक करोगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड चेक करके देखें, तो देखो इस स्ट्रक्चर में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? कार्बन ने 2 बनाया है, 2 2 4, ठीक, यहाँ पे 1 5 6 और 2 8 है, ठीक। तो यार इसके अंदर कितने बॉन्ड्स हैं? टोटल 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर में है तो यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स दिखेंगे आपको? तो देखो यहाँ पर भी आपको 8 ही बॉन्ड दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, ठीक। इस केस में क्या हुआ? बस यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, बाकी सब तो सेम है। तो यहाँ भी आपको 8 बॉन्ड्स दिख रहे हैं और यहाँ भी 8 ही कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो अब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से नहीं बता सकते। तो जो दूसरी चीज, पहले आपको कोवेलेंट बॉन्ड चेक करना है, उसके बाद जो दूसरी चीज आप चेक करते हो दैट इज कि इन दोनों कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड न्यूट्रल है। सबसे पहले आप जो चीज चेक करते हो दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वाला मामला यहाँ पे टाई कर जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं कि टोटल 8 बॉन्ड्स बन रहा है एंड यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि टोटल 8 बॉन्ड्स बन रहा है। तो आप दूसरी किस चीज को चेक करोगे? सो जो सेकंड चीज हम चेक करते हैं दैट इज न्यूट्रलिटी। देखो मैंने आपको पहले बताया इस चीज को कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इन केमिस्ट्री हम क्या कहते हैं कि जो हमारा चार्ज स्पीसी होता है ना वो अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल स्पीसी, ठीक। जिस स्पीसी पे चार्ज होगा वो ज्यादा अनस्टेबल होगा, और अगर कोई न्यूट्रल है या उस कंपाउंड में चार्ज जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने इंडक्टिव इफेक्ट में ये चीज आपको बताई है, वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है, राइट।
तो इन दोनों में न्यूट्रल कौन है बताओ? ये कंपाउंड न्यूट्रल है क्योंकि इस कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है, इस कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज है। ओवरऑल देखा जाए तो ये भी न्यूट्रल है, बट यहाँ पर क्योंकि चार्जेस डेवलप हुए हैं एंड यहाँ पर कोई भी हमारा चार्ज नहीं है, तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो जो न्यूट्रल वाला होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू चार्ज वन। ठीक, तो न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल, ठीक, ये चीज कितनी होगी? ये चीज यार ज्यादा होगी आपकी। अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या हम इसमें पहले तो रेजोनेंस करा सकते हैं? क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? तो हाँ शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई सिग्मा और नेगेटिव चार्ज का आपको कंजुगेशन दिख रहा है, राइट, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज का, तो यहाँ पे आपका रेजोनेंस होगा एंड ये हमारा उतर के यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा। ये कैसे होता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक, तो क्योंकि इसके 5 बॉन्ड ना हो जाए तो इसको इधर बॉन्ड ब्रेक करना होता है। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि ये बॉन्ड हमारा किसी एक साइड ब्रेक करेगा, तो ये बॉन्ड किसी एक साइड ब्रेक करेगा, तो ये अगर ये इस साइड करता है तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे और इस पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक, अगर ये इस साइड ब्रेक करता है तो इस पे नेगेटिव आता, इस पे पॉजिटिव आता, इस पे नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, तो कोई मतलब नहीं बनता। तो इस वजह से ये बॉन्ड इधर ब्रेक किया एंड इधर ब्रेक किया तो इस पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो ऐसे भी समझ सकते हो, वैसे भी समझ सकते हो। तो जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे बच्चों तो वो किस तरह से बनेगा? दैट विल बी लाइक CH2 पर नेगेटिव चार्ज आया, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन पर, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से कौन सा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? तो आप कैसे बताओगे? आप बोलोगे सबसे पहले हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड चेक कर लेते हैं, तो उसको चेक करो। देखो इसमें कितने हैं, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड इधर, तो टोटल 4 बॉन्ड हो गया। एंड देन इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया है? हाइड्रोजन में 5, यहाँ पे 6, ठीक, 6 बॉन्ड। तो आपको इस स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 6 बॉन्ड्स, जेम्स बॉन्ड 6 बॉन्ड आपको दिख रहा है। यहाँ पर कितना है? इस कार्बन ने 2 बना है, एक 3, ठीक, तो 3 और फिर यहाँ पर एक 4, 2 6, यहाँ पर भी आपको 6 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ठीक। तो भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है तो देख नहीं सकते हैं, तो फिर क्या दूसरी चीज आपने बताई थी कि जब ये चीज टाई कर जाए तो क्या चेक करते हैं? कौन सा न्यूट्रल है? जो न्यूट्रल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें तो ये न्यूट्रल नहीं है बिकॉज ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये भी हमारा न्यूट्रल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, वो भी न्यूट्रल नहीं है, एंड कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है तो वो भी न्यूट्रल नहीं है, तो दोनों न्यूट्रल भी नहीं है। तो अब किस चीज को चेक करें? तो जो थर्ड चीज आप चेक करते हो स्टेबिलिटी बताने के लिए, जब आपके ये दोनों ऊपर के जो मैंने आपको 2 रूल बताए जब वो फेल कर जाते हैं, तो जो थर्ड चीज आप चेक करते हो वो है, तो यार जो आप थर्ड चीज चेक करते हो स्टेबिलिटी बताने के लिए, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। देखो जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, एंड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं होता, उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रीफर्स नेगेटिव चार्ज, राइट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रीफर्स नेगेटिव चार्ज, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर मैं इन दोनों में से पूछूं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पर है, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन पर, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पर है? कार्बन पर। और ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, एंड हेंस ये कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। ये स्टेबल नहीं होगा, ये स्टेबल होगा। क्यों ये स्टेबल होगा? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। एंड इस चीज को याद रखना कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू मोस्ट। क्योंकि देखो ये तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक, ये क्या चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या चाहेगा? अपने शेयर पर इलेक्ट्रॉन को ले, और उस पर से आपने इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये तो खुश हो गया ना, इसको जो चाहिए था वो इसको मिल गया। बट इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पर कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये उतना इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, एंड ये वाला कंपाउंड हमारा स्टेबल रहेगा, राइट। तो ये था जो कि आप थर्ड फैक्टर चेक करते हो। तो इस चीज को आप पॉइंट बना करके लिख लो, याद कर लेना। आपको क्या चीज याद रखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रीफर्स नेगेटिव चार्ज, ठीक। अगर ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, एंड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है
जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दैट प्रीफर्स पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो प्रीफर करते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये थोड़ा सा कट रहा है, आपको मैं दिखा देता हूं, मैंने प्रीफर्स लिखा है और कुछ उधर खास नहीं है, ठीक। जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो प्रीफर करता है नेगेटिव चार्ज, और जो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दैट प्रीफर्स पॉजिटिव चार्ज। अगर आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज दोगे तो वो स्टेबल होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज दोगे तो वो अनस्टेबल होगा। उसी तरह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज देते हो तो वो अनस्टेबल होगा, ठीक। तो इन फैक्ट्स को याद रखना। अब मैं जितना भी आपको मैंने पढ़ाया उसको मैं समराइज करता हूं। ये बहुत छोटा टॉपिक है यार, इसमें बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगा, और जो भी काम की चीजें थी उसको मैंने आपको समझा दिया। अब हम अपने टॉपिक को समराइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो जो मैंने आपको सबसे पहली चीज बताई स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, वो मैंने क्या बताया आपको, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड चेक करो। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको लिए वो बहुत ही ईजी, जो भी सबसे इजियर केसेस थे वो लिए। आप क्वेश्चंस जब लगाओगे और मैं आपको खुद सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको काफी आसान करा दिया, लेकिन आपको कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना होगा, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। बट अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे थे, तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे जो इजिएस्ट एग्जाम्पल्स थे वो मैंने आपको कराया, ठीक। सो द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आप सबसे पहले चेक करते हो। सेकेंड चीज जो आप चेक करते हो वो है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी, जो सेकंड चीज आप चेक करते हो दैट इज न्यूट्रलिटी, कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा न्यूट्रल है, वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू चार्ज वन, राइट। एंड जो थर्ड चीज आप चेक करते हो वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो ये तीन चीज आप चेक करते हो, इनका ऑर्डर ये है। सबसे पहले आप कोवेलेंट बॉन्ड चेक करोगे, फिर आप न्यूट्रलिटी चेक करोगे, एंड देन आप लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट पे आते हो, राइट। तो चलो यार इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके बाद हम फाइनली अपने टॉपिक को रैप अप करेंगे। सो यार अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल को, जिसमें कि आपको ये दो कंपाउंड दिए हुए हैं ए और बी। आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो पहले ध्यान से देख लो कि ये दोनों एक दूसरे के आरएस हैं, ठीक। ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो यार पहले तो देखो, इसमें आप गलती करोगे पहली बार व्हेन यू सॉल्व, अगर आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया तो आप गलती करोगे। आप क्या बोलोगे कि सबसे पहले भी हम चेक करते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो कि दोनों में आपको देखने में सेम मिलेगा। देखो दो कार्बन इधर भी बना है, दो इधर, सेम 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 एकदम सेम। यहाँ पे बस दो इधर है, एक इधर, और यहाँ पे एक बॉन्ड इधर है और दो बॉन्ड इधर, ठीक। तो ये जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो तो आपका सेम है। सेकंड चीज आप चेक करते हो न्यूट्रलिटी, वो भी दोनों कंपाउंड में किसी के अंदर नहीं है। फिर आप चेक करते हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज। तो यार नेगेटिव चार्ज तो यहाँ नहीं, पॉजिटिव चार्ज है। तो आप क्या चेक करोगे कि भैया जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो अनस्टेबल होगा, राइट। तो इन दोनों में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस वजह से नाइट्रोजन अनस्टेबल होगा। देखो कार्बन नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज चल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज प्रीफर करता है और इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, जिसकी वजह से ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने की वजह से आप बोलोगे कि जो बी की स्टेबिलिटी है दैट विल बी मोर देन ए, राइट। ये आप ऑर्डर बोलोगे, मगर मैं बोलता हूं नो। वाई, क्यों ऐसा हुआ? ये इसलिए ऐसा हुआ यार क्योंकि आप देखो ध्यान से कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, 2 और 3 हाइड्रोजन के साथ 5 बॉन्ड्स। जनाब नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंट नहीं हो सकता। ये बात मैंने आपको पिछले भी लेक्चर्स में बताई है, दैट नाइट्रोजन कैन नेवर एवर बी पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब कभी भी 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता, राइट। आई होप आपको ये चीज दिख नहीं रहा होगा बट समझ में तो आ गया होगा, ठीक। फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। ये देखो, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट। वापस से अपने कैमरे को सेट कर लेते हैं, ठीक। तो हम क्या बता रहे थे कि नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, वो 3 करता है। 4 करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड फॉर्म किया तो उस पर पॉजिटिव आ गया, बट वो कभी भी 5 नहीं करता। तो ये कंपाउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा और केवल यही एग्जिस्ट करेगा तो जो है यही है, तो इसी को स्टेबल आप बता दो कि ए ही है और ए ही आपका स्टेबल है, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा चार्ज सेपरेशन टॉपिक को पढ़ लेते हैं, वो भी हमारा इसी का पार्ट है। चार्ज सेपरेशन देखो यार क्या है ये, चार्ज सेपरेशन। देखो आपको ये पता होगा दैट पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, राइट। रिपल्शन होता है। अगर 2 पॉजिटिव चार्जेस काफी क्लोज है तो उनमें रिपल्शन होगा। अगर नेगेटिव चार्जेस आपस में काफी क्लोज हैं तो उनके अंदर भी रिपल्शन होगा।
और अगर पॉजिटिव नेगेटिव आपस में पास है तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर आप देख रहे हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस काफी क्लोज है तो उसके अंदर रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने की वजह से वो कंपाउंड जो हमारा अनस्टेबल होगा, ठीक। एंड उसी तरह अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस भी काफी क्लोज हैं तो उस पर भी रिपल्सन होगा एंड वो अनस्टेबल होगा। पॉजिटिव नेगेटिव अगर पास है तो अट्रैक्शन होगा, एनर्जी वगैरह रिलीज होती है, इसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी मिलती है और कंपाउंड हमारा स्टेबल होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो चलो इस एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ से आपका जो चार्ज सेपरेशन का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आपको ये दो कंपाउंड्स दिए हैं और ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक। आप इसको नोट कर सकते हो अपने कॉपी में। एंड आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप कैसे बताओगे? देखो, सबसे पहले जो चीज आप चेक करोगे वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वो दोनों में आपको सेम दिखेगा। फिर आप चेक करोगे न्यूट्रलिटी, वो किसी कंपाउंड में है नहीं, पे ही चार्ज है। फिर थर्ड चीज जो आप चेक करते हो दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज। तो यार यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक। और फिर अगर आप बोलते हो कि यहाँ पे भैया कार्बन पे नेगेटिव है इस वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो यार यहाँ भी कार्बन पे नेगेटिव है। तो ये जो भी आपने ऊपर के सारे फैक्टर्स पढ़े वो इस क्वेश्चन में नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा? तो यहाँ पे आपका लगेगा चार्ज सेपरेशन का कंसेप्ट। इसके हेल्प से आप बताओगे इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। यहाँ देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस काफी क्लोज है, ठीक। एंड नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस जो है वो हमारे यहाँ पे थोड़ी दूर है, बट यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव काफी क्लोज है। इस कंपाउंड में अगर आप देखो यार तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव काफी क्लोज है, यहाँ भी नेगेटिव और पॉजिटिव काफी क्लोज है, यहाँ भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज काफी क्लोज है, ठीक। तो आपको दिख रहा है कि जो अनलाइक चार्जेस है वो पास है, और मैंने आपको बताया कि अनलाइक चार्जेस जब पास होंगे तो यहाँ अट्रैक्शन होगा, एनर्जी वगैरह रिलीज होगी, और इसकी वजह से ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस काफी क्लोज हैं, तो रिपल्सन होगा जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होगा, ठीक। तो चार्ज सेपरेशन में आपको यही देखना था कि स्टेबिलिटी अगर मैं आपसे बोलूं तो बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारा रेजोनेंस टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए कोई एक बुक फॉलो कर सकते हो। अभी यार हम इस पे और भी कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, कुछ वीडियो लेक्चर्स हम 3-4 बना देंगे डीपीपी टाइप के, जिसमें हम आपको कुछ अच्छे अच्छे सवाल इंडक्टिव इफेक्ट के और भी अपने जो भी हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आगे कवर करने हैं, सब कुछ पूरा करने के। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको 40 से 50 अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए जाएं, ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो यहाँ से अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, ठीक। आपको फिर अगर साइड में आप कोई भी एक बुक फॉलो कर लेते हो तो आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी, आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। ये रेजोनेंस टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लाएंगे वो होगा हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर। उसमें हम मेसोमेरिक इफेक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हाइपर कंजुगेशन, और इस तरह से हमारे जो चारों इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स थे वो कवर हो जाएंगे। टिल देन यार आप नोट्स बना लेना इस लेक्चर के पूरे। अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में है तो उसको बैक करके आप देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।